करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पहले की टॉपिक दैट इज स्फेरिकल कंडक्टर और उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा डिटेल में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है वो हमने पहले सीख लिया था। कैसे करा था, एक चार्ज हम लोग कर लेते थे सरफेस, उसके विसिनिटी में हम दूसरा कंडक्टर लेके आते थे और उसके एक सरफेस को अर्थ करते थे, जिससे क्या होता था, जितना चार्ज पहले वाले सरफेस में होता था उतना ही चार्ज इस पर इंड्यूस हो जाता था। याद है आपको, प्लस क्यू फिर माइनस क्यू बराबर होता है, अर्थिंग करते थे। तो हम लोग ने पता है कि कैसे बनाते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे आज। कैपेसिटेंस क्या होता है भैया, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट। हमने यहाँ ले लिया एम और एन। देखो एक प्लेट का नाम क्या है, एम, और एक प्लेट का क्या नाम है, एन। प्लेट का मतलब क्या होता है, जिसको समझ नहीं आ रहा है ये देख लो, ये फोन जो है ये क्या है, ये प्लेट की तरह हो गया। ठीक, इसका एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस पीछे, राइट। ये आपके दो सरफेस हो गए। आपके जो सरफेस होगा इससे इंड्यूस होगा चार्ज। ठीक है, कहां चार्ज हमेशा दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी आपको ये बात बताई गई थी ना कि जब चार्ज को देते जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर सरफेस पे आएगा और इस सरफेस पर भी चार्ज आपके क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दूसरा सरफेस हम लोग ये फोन है और एक आपका ये हो गया रिमोट। ठीक है, हम दूसरा क्या करते थे, क्योंकि चार्ज के आसपास उसका एक इफेक्टिव रीजन होता है, दूसरा हम सरफेस लेकर के आते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके पास जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो जितना चार्ज आपके पास होगा, जैसे मान लो क्यू चार्ज है तो क्यू ही उसका अपोजिट। देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो हमेशा याद रखो कि ये चाहेगा कि इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो भाग करके पीछे चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो एक तरफ सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, एक तरफ सारे नेगेटिव। अगर इधर से हम एक रास्ता बनाते जहां से सारे पॉजिटिव चार्ज निकल सके, उसको ही तो कहेंगे आपको अर्थिंग। तो अर्थिंग क्यों लगा रहे हैं बाहर की तरफ, देखो यहाँ जितने भी चार्ज इकट्ठा थे उसको वो बाहर निकाल देगा। उसके बाद बचेगा क्या, सिर्फ इधर चार्ज बच जाएगा जो कि कौन सा होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, बस क्या हो जाएगा, नेचर उसका अपोजिट होगा। इस तरीके से हम लोग ने बनाया था एक कैपेसिटर। ठीक, तो वो लिखा हुआ है उस पे सब कुछ कि इन दोनों प्लेट के बीच का देखो, इनका जो क्षेत्रफल है, दोनों का जो एरिया है वो क्या है, बराबर। इसका भी ए है और इसका भी ए है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। और इनके बीच सेपरेशन को कितना रखा गया है बताओ भैया, इनके बीच सेपरेशन कितनी है, टी। क्या है सेपरेशन, डी। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। कह रहे हैं अगर प्लेट एम के पास पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट एन के पास क्या अगर अर्थ कर दिया तो क्या कहते हैं, इफ एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द एम एंड एन and E is the electric field at point P that exists between the two plate। अब एक बात कह रहे हैं, सुनो, अंग्रेजी बहुत हो गई ना, सुनो ध्यान से हिंदी में। कह रहे हैं अगर दोनों प्लेट पर एक पे पॉजिटिव हो गया एक पे नेगेटिव हो गया, इनके बीच का जो मीडियम है, क्या कह रहे हैं, मीडियम यानी कि माध्यम। जैसे अभी हम दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, एयर। क्या है, देखो ना, एयर है कि नहीं क्लासरूम के अंदर। सोचो हम दोनों स्विमिंग पूल में चले गए, हम लोग कहाँ चले गए, स्विमिंग पूल में, तो हमारे बीच का मीडियम क्या हो जाएगा, बदल गया ना। तो अब मेरी कोई भी आवाज है वो बहुत तेजी से तुम्हारे तक पहुंच रही है, लेकिन पानी के अंदर मैं बोलूंगा आवाज आएगी क्या उतनी जल्दी, नहीं आएगा ना। तो यानी कि मीडियम बदलता है तो परमिशन टू ट्रांसफर द इफेक्ट वो कम हो जाता है। मैंने क्या बोला, परमिशन टू ट्रांसफर, मेरा एक इफेक्ट है, मैंने बोला आप तक मैं साउंड क्रिएट कर रहा हूं, तो साउंड क्या हो गया, इफेक्ट है कि नहीं है। तो इफेक्ट कहां से होकर गुजर रहा है, एयर से होकर गुजर रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है एयर उसको अलाउ कर रहा है, लेकिन पानी के अंदर क्या हो जा रहा है, पानी उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे मैं सिखाता हूं परमिटिविटी। क्या सिखाता हूं, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब परमिशन, समझ में आया कि नहीं आया। तो परमिटिविटी बिटवीन टू सरफेस इज कितना बोल दिया गया, इज नॉट एयर। एयर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर, परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन। ठीक है, और जब एयर होता है जिसका जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। जब भी मीडियम एयर होता है तो एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर एयर छोड़ करके कुछ और आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन आर। यानी कि अगर इन दोनों को परमिटिविटी देखा जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो करंट स्टेट है एज द गिवन कंडीशन। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एप्सिलॉन आर इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब जो बच्चे पहली क्लास कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कैपेसिटेंस का, क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू रेडियस। याद है स्फेरिकल वाले केस में, लेकिन यहां तो सर कोई रेडियस है नहीं। तो ऐसे केस के लिए हम लोग फिर से डिराइव करेंगे, फिर से कैपेसिटेंस को डिराइव करेंगे। क्या भाई आ रहा समझ में, चलो
इसको करते हैं, नोट करिए इसको पहले, ठीक है, मीडियम के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या निकालेंगे, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बड़ी बात नहीं है सर, पॉजिटिव चार्ज होगा उससे सरफेस के आउटवर्ड निकलेगा, यही तो सिखाया गया, और निगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही तो सिखाया जाता है हमेशा से। चलो, लेकिन सर इसमें आपने सिखाया था कि जब एक पॉइंट पर होगा चार्ज तो उससे अनंत रेखाएं निकल सकती हैं, अभी तो बोल रहे थे इस थोड़ी देर पहले यही बात, तो इससे इनफाइनाइट डायरेक्शन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इससे जो भी आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो एक धरती आकार यानी कि स्फेरिकल शेप का होगा, समझ में आया। लेकिन अगर मैंने कहा कि एक सतह है, मैंने कहा ये देखो ना यहां पर है, तो जब भी ऐसा होता है, जैसे कि ये आपका खुद का जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन में देखो ना एक सरफेस है कि नहीं है, तो अगर इस पर चार्ज होगा तो इसके सामने की तरफ हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, नहीं आता तो सुनो ध्यान से, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही, वो हमेशा वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या होता है, एमिट होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है, वेरी गुड। तो अगर इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर लंबवत होता है ना, तो यहां से अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी भैया, कोई दिक्कत, यहां से होगी कि नहीं होगी, होगी ना, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसके पास और कोई ऑप्शन है क्या, ये सिर्फ इधर शुरू होगा इधर की तरफ जाएगा। निगेटिव में क्या होता है, अब यहाँ पर सारे निगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ है इसलिए दिख नहीं रहा है आपको, है ना, तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो ये अगर कोई बिंदु है जो कि आपके ना m पर है ना n पर है, दोनों के बीच में, ठीक है, तो उस बिंदु पर प्लस वाले से तो बाहर की तरफ है ना, और निगेटिव वाले से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, E प्लस लिखा हुआ और यहाँ पर E माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलेगी और निगेटिव पे जाकर के खत्म होगी कि नहीं होगी, होगी ना भैया। ये बना हुआ इतना बढ़िया डायग्राम, ध्यान से देखो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पहला लिखिए यहाँ पर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 क्या है M और प्लेट 2 क्या है N, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी प्लेट के कारण क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्यों नहीं याद है, अरे अभी सारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में इतने अच्छे से हम लोगों ने सारा रिवीजन किया था, सिग्मा अपॉन करके एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या है भाई बताओ, हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, ठीक है। एट P निकालना है, P कहाँ है दोनों के बीच में। तो ध्यान सुनो, एक हमने हेडिंग पढ़ाई हुई है मेरी नोट्स में ही, आप देखोगे किसी भी इलेक्ट्रिक प्ले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखोगे तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी दूरी पर रखा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से सीखो, जिसको नहीं आता है हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। बताओ P पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ है, नेगेटिव के कारण भी वो भी एक ही सेम दिशा में है। जब दोनों सेम दिशा में होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा E प्लस प्लस E माइनस, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पुट करना होता है, क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड। तो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन, समझ में आया, टोटल कितना आएगा, सिग्मा अपॉन, ठीक है। जिसको नहीं समझ में एलसीएम निकालना आता है 2 एप्सिलॉन इसका एलसीएम हो जाएगा, और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 कट जाएगा, बचेगा सिग्मा अपॉन, नोट कर लो फटाफट। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ठीक है। अच्छा ये तो एप्सिलॉन नॉट कब होता है, जब हमारे बीच में माध्यम कौन सा होता है, एयर। हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो एयर है क्या, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एयर है क्या, तो फिर से करेक्शन करना पड़ेगा ना। तो ये करेक्शन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, यहाँ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कि नहीं होती है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा ना, कहाँ भैया, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ठीक है, ये आएगा ना, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। अब क्या निकालेंगे, पॉइंट P पर पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पता है, KQ अपॉन
के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ? देखो नहीं आता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है चेंज इन, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन, ठीक है। मान लो कि हमने जीरो से कुछ आर दूरी तय करी, जीरो से शुरू कर रहे हैं, जीरो कहाँ होगा सरफेस पर, वहां से आर है, तो क्या आएगा चेंज आर, क्या आएगा आर ही तो आएगा। आर में बदलाव क्या होता है भैया कि मान लो हम R1 बिंदु शुरू कर रहे हैं और R2 तक जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये ओरिजिन की, हम R1 से R2 गए तो कहेंगे R2 माइनस, ये कहेंगे ना बेटा। लेकिन हम जीरो से अगर R1 जाएंगे तो हम कहेंगे R1 ही तो गए, है कि नहीं है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये देखो V अपॉन, समझ में आया कि नहीं आया। मान लो पहले पोटेंशियल जीरो था, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया V, तो बदलाव कितना आएगा, V का ही तो बदलाव आएगा, जीरो से V हो गया सर, है ना। तो यहां से फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D और V इज इक्वल टू हो जाएगा E, ठीक है। ये होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, खुद ही बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहो तो जिसको ये नहीं करना पसंद है वो ये भी कर सकता है, एक ही फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक। अब क्यू तो पता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, क्यू नहीं पता है, तो उसके लिए फिर से एक टॉपिक हम लोग खंगालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है टोटल आपका आवेश बटे टोटल क्षेत्रफल, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो ए क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो मुझसे भी कर लियो, ठीक। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो वी हैव अ फॉर्मूला, ठीक है भाई, पोज बिटवीन द स्लाइड है, ये कहां पहुंच गए, रुको अच्छा उसको बाद में, नेक्स्ट टॉपिक था। चलो देखो भैया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो वी कैन डायरेक्टली पुट इट एज, क्योंकि कितना आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू बेटे, ये लो मैच कर लिया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस, क्या निकालना है कैपेसिटेंस, बताओ ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी हमारा कौन बोल रहा है, तुम बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, क्यू अपॉन वी, तुम भी सही बोल रहे थे, क्यू अपॉन, निकालो भैया, कैसे निकालोगे, क्यू तो हमने बताया ही नहीं, हाँ अभी तो बताया था ना, क्या सिखाया था, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एरिया, तो क्यू बराबर सिग्मा गुणे खत्म, इतना ही करना है। तो अपना आ गया यहाँ पर सिग्मा इंटू ए अपॉन बी, कितना बेटे, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू बी, ये कहाँ चला जाएगा, एक चीज याद कर लो जो नए हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा भाग करके कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो कैलकुलेशन में इतना कंफ्यूजन जो नहीं, ये कहाँ भाग के जाएगा ऊपर, क्या जाएगा सिग्मा गुणे ए गुणे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे सिग्मा इनटू बी, सिग्मा सिग्मा कट गया, आंसर तुम्हारे सामने है। तो तुमने एक नया फॉर्मूले को जन्म दिया, यहाँ पर देखो क्या आया, ऐसा फॉर्मूला बन गया कि हमें कैपेसिटेंस निकालना है दो प्लेट के बीच में, तो ना हमको चार्ज की जरूरत है क्या चार्ज की, ना हमको पोटेंशियल की जरूरत है, हमको सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट के बीच का माध्यम है, अगर एयर होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और एयर नहीं होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी रहती है, पहले पुट कर देंगे डी उनके बीच का सेपरेशन। तो एक नया तरीका, सिंपल तरीका आ गया, कैपेसिटेंस निकालना है दो प्लेट के बीच में, तो उनके बीच की दूरी चाहिए और उनके बीच का माध्यम पता होना चाहिए, ये वैल्यू आपको पता रहेगी, ये क्वेश्चन में आपको या याद करना है, समझ में आया कि नहीं आया, खत्म, ये देखो आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, रुके हैं कहां जाएंगे, अगर एसएनआर की वैल्यू 1 हो जाए तो हमने अभी, चलो एक सवाल पूछेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल बता दो, चलो अगर मैंने कहा कि इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 दैट इज द मीडियम इज एयर, इसका मतलब माध्यम क्या हो गया, एयर हो गया, एयर में ही 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना बेटे। अगर हम चाहें तो किसी भी मीडियम के लिए, फॉर मीडियम, हम इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना सकते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन R C नॉट, गलत है क्या, अरे भाई C नॉट क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D,
ठीक, ये रिलेशन होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, एक के से डिनोट करते हैं। ये दोनों याद रखना, के लिखो चाहे एप्सिलॉन लिखो, बात एक ही है। तो नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या कहते हैं, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे तो अपन फोर्स तो निकाल ही लेंगे, है ना। अरे ई इज इक्वल टू क्या होता है, अपन क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है। क्यू को चाहेंगे तो हम सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। तो अब नेक्स्ट वाला करो। नेक्स्ट वाली हेडिंग क्या है, ये लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन द स्लाइड की जगह लिखो ये प्लेट, इसको ऐसे रखो, ठीक है, ये लिख लेंगे बाद, ठीक है, हो गया सबका। अच्छा, एक भी और बता देते हैं थोड़ा सा, मैं लिखने में राइटिंग की है, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है। कैपिटल के होता है, हम लिखते हैं इसे, कैपिटल के स्मॉल के मामला बदल जाता है। स्मॉल की इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अरे 9 वाला, ठीक है, कूलम्स लॉ वाला। कैपिटल की इज डायरेक्ट कांस्टेंट, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना, हमारा राइटिंग थोड़ा है, ठीक है, कैपिटल होता है। आगे बढ़े, चलो ये निकालो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट बताइए ना, फिगर तो पीछे बनाई होगे, एम और ये आपका एम था और ये क्या था, एन, है ना। इनके बीच का फोर्स निकालना है, इनकी सेपरेशन कितनी थी, टी, निकालो जरा। दोनों के ऊपर जो चार्ज है, अब इतना याद होना चाहिए, चार्ज क्या होता है बेटा, इक्वल और अपोजिट। तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ध्यान रखना है इसको। हम करेंगे, कर रहे हो, करो, अच्छा ट्राई करो थोड़ा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूले में याद रखना है कि जिस पर फोर्स लग रहा है वो होगा चार्ज इनटू जो फोर्स लगा रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और मेरी बात सुनना ध्यान से, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया। अब एक और चीज सुन लो, फिर उसका अपना मन का करना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन फोर्स तो क्या होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, भाई खींच रहा है ना, खींच रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज उसी डायरेक्शन को बैलेंस कर देगा, उसी डायरेक्शन को बैलेंस कर देगा। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इधर है, E1 की डायरेक्शन ये है, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। नेगेटिव वेक्टर क्या करता है कि आपकी जो डायरेक्शन होगी उसी को पलट देगा। तो सही है कि नहीं है, तो ये आपका फोर्स की डायरेक्शन सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो नेगेटिव जो चार्ज हम लोग यूज कर रहे हैं उससे दो फायदे हो रहे हैं, तो बैलेंसिंग हो जा रही है, ऊपर से आपका यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बैठ रहा है। समझ में आ गया अच्छे से, ये कंप्लीट नॉलेज आपको हमने दे दी। ठीक, तो अगर आपको ट्रिक समझनी है तो फोर्स लिखना जब भी, तो जिस पर फोर्स लग रहा है वो चार्ज होना चाहिए, और जो लगा रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना याद कर लो। समझ में आया, यहां लिख लो इसे, जिस पर फोर्स लग रहा है वो चार्ज, और एंड बताओ जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव की और चार्ज होगा नेगेटिव। लिख डालो, कर डालो, अब आंसर निकाल के दूंगा। तो E1 इज इक्वल टू कितना है, E1 इज इक्वल टू, इसका कंप्लीट आंसर होगा, कंप्लीट आंसर क्या होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, और फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वैल्यू पुट कर डालो सारी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा को चाहे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं, ये तो लिखेंगे ना, और ये जाएगा माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, माइनस क्यू, इसको मिटा दे, क्या सब मिटा देगा भैया, ठीक है, वीडियो में तो
फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए टू एप्सिलॉन नॉट ए, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू, ठीक है, ठीक। और फोर्स ऑन प्लस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, याद रख। F माइनस क्यू एंड F प्लस क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। याद रखना कि माइनस क्यू के द्वारा जो बल है और प्लस क्यू के द्वारा जो बल है, दोनों का बल की मान बराबर होगा लेकिन दिशा दोनों की विपरीत, ये लिखा होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के बताओ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाओ। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो इस्तेमाल होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्तेमाल कर सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। एफ नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस की बात नहीं करते, ठीक। तो वो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना सिखाते हैं। अच्छा बताओ मुझे, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या बन जाता है जरा, सिग्मा। तो यहाँ लेकिन ए ही है, अगर मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूं और ए का डिवाइड, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्यू अपॉन ए तो सिग्मा होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। चलो बढ़िया। फिर यहाँ पर क्या एप्सिलॉन नॉट है ना। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दी थी ना मैंने, कितना आया था, सिग्मा अपॉन, यही तो आया था ना। अगर हम इसका होल स्क्वायर करके बनाते हैं तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना भैया। देखो तो हमने क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके तुमको क्या बना दिया, सिग्मा स्क्वायर तो बना दिया, लेकिन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं बना। तो हमें एक और एप्सिलॉन नॉट भी चाहिए और एक एप्सिलॉन नॉट भी चाहिए, है कि नहीं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, है ना भैया। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई स्क्वायर, 1/2 रह जाएगा और ऊपर क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया तो मैं आ रहा करके नहीं आ रहा तो बोलो ना भैया, काहे नहीं बोल रहे हो। जाएगा क्यू स्क्वायर, अच्छा ये तो गलत नहीं है ना, ए और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या भैया, ठीक है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन, भैया इसका स्क्वायर मतलब गलत है क्या। तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर लिख दूं, क्या ना कि गलत है। तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बचा 2, और देख एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ, आएगा कि नहीं आएगा। और ई नेट बराबर क्या था रे, ई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको ई स्क्वायर बना दो कि नहीं बना दो, तो क्या बनेगा ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, यही तो बचेगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला लिख लो वही, ठीक है। और जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है। कन्वर्जन सिखा दिया मैंने, ये मिटा दूं क्या, ये फॉर्मूला खराब हो जाएगा मेरा, मिटा दूं। पहला फॉर्मूला ये है, यही लिख देते हैं, ठीक है, यही लिख देते हैं। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर लेना और यहां लिखना ये ई क्या है, ई नेट है। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट इलेक्ट्रिक। ये मिटाएं क्या, मिटा दे, अच्छा नहीं लिख रहा है यहाँ हटा दे इसको, जो नोट कर लिया वो मिटा सकते, यहाँ लिख दो E रिप्रेजेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सब भूल जाते हैं आप लोग ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलो डालो फटाफट।
चले भाई आगे बढ़े। देखो अब कुछ ये बातें हैं, इसको नोट्स में आप तभी रखना, ये मैं लिख के दिखाऊंगा अभी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है मतलब, डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब ये है कि मीडियम को चेंज करने के इस्तेमाल। आपने देखा होगा ना, दो प्लेट बनी हुई थी, ठीक है, दो प्लेट बनी हुई है आपके सामने, है ना, डायग्राम अच्छा हो रहा है। ये इनके बीच में कुछ नहीं दिख रहा ना तुमको, मतलब एयर हो गया। सोचो इन दोनों को उठा करके ले जाए ऑयल का कंटेनर उसके अंदर रख दे, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ऑयल आएगा कि नहीं आएगा। अब इनका मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, यही वो मीडियम जो चेंज करता है, समझ में आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक की जगह आप कुछ भी हो सकती है। मान लो हमने कहा कि हम ऑयल के कंटेनर में नहीं डालने वाले, हमको ऐसा कुछ बताओ कि हम ऐसे ही कर ले। तुमने कहा एक दफ्ती से बना हुआ तुमने इंसुलेटर लिया है, क्या लिया है, इंसुलेटर, उनको इनके बीच की जगह वहां भर दो, तब भी वो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, बस वो मीडियम को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है द इंसुलेटर इन विच माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनने में बड़ा कठिन लगा होगा, नहीं, कितना कठिन है, नहीं है, कितना आसान। देखो, अरे यार देखो, एक सीधी सीधी बात है, एक प्लेट ये हो गई, ठीक, एक प्लेट ये हो गई, ठीक भैया। आपने मान लो दफ्ती भर दी, दफ्ती भर दी कि नहीं भर दी। अरे ये बताओ, जितनी भी चीजें आज तक धरती पर हैं, सबके पास चार्ज होता है कि नहीं होता है, बनते कैसे, बॉन्ड से ही तो बनते हैं ना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक अलग खेल है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग बात होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा होता है ना, कि वो मूव करता है। अब मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा और नेगेटिव प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पर बीच में आपको कलर चेंज कर देते हैं, अगर मान लो कि ये हमने यहाँ पर एक इस तरीके से एक चीज यहाँ पर फिल कर दी, ठीक, मानते हो ना, भर सकते हैं ना, ऐसा कुछ आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्यूबॉइड जब भर दिया, क्यूबॉइड को बाहर ले आएंगे और किसी में ले आएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चे, इसके पास एक सरफेस ये होगा और एक पीछे होगा। ये प्लेट अगर एम है और ये प्लेट अगर एन है, तो ये एन वाला हिस्सा है सामने वाला हिस्सा, और ये पीछे वाला हिस्सा, ऐसा ही तो होगा। अगर मान लो ऐसे दोनों हाथ जोड़ दो, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब की तरह काम करेगा, तो इसका एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर इधर से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। गलत कह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा किसी को। तो एक चीज मुझे बताओ, इस पूरे बॉडी के ऊपर इसके पास भी चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को अपने आसपास रहने देगा क्या, भगाएगा कि नहीं भगाएगा। तो क्या होगा, सारी जितनी सबसे दूरी जगह यही है, इससे दूरी कोई है क्या, नहीं, कूद के बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना, कूद के बाहर तो नहीं निकल जाएगा। बस ये होगा कि अगर कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, वो इस क्लास के सबसे कोने में बैठने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं, मतलब करते भी नहीं होगे तो क्या कर लोगे, ठीक है, लेकिन एक कोने में, है ना, एक कोने में बैठने की कोशिश करेगा। अब जिसको मेरी खूब पसंद आती है, और ऐसा नहीं, लाइट वजह से भी लोग पीछे बैठते हैं, ठीक है, तो वो आगे बैठने की कोशिश करेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अट्रैक्ट होगा, सीधे से वो इसके करीब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, राइट, और जो रिपेल होगा वो दूर जाएगा, राइट। तो दूर कहाँ जा सकता है, लिमिटेड है ना, ये क्लासरूम का एक साइज फिक्स है, कितना दूर जाओ, खिड़की बाहर ना चल जाओगे, खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाओगे, यही तो होगा ना। दैट इज व्हाट रिपल्शन डज, यही रिपल्शन करता है। तो इससे होता क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है। यही प्रोसेस कहते हैं कि आप जो यहाँ पर क्या करें, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, देखो ना, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तभी होगा, नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। जिसको जहां रहना है, अभी हम क्लासरूम में ना रहे तो कोई भी कहीं बैठेगा, मजे करेगा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपको देखने को मिलेगा कि चार्ज अपनी जगह को चेंज कर रहा है, जिससे होता क्या है, देखो आप पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी सीखा ना, पॉजिटिव से शुरू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पर खत्म होती है। इसके अंदर भी तो होगा, तो इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, एक चीज बताओ, क्या ये इसको जाने देगा अपने अंदर से, आसानी से ध्यान नहीं देगा, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। हमको दिख रहा है कि ताकतवर ज्यादा है, तो ये निकल तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी या बढ़ जाएगी, सीखा कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मीडियम के अंदर क्या हो गई, घट गई कि नहीं घट गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। देखो ये बहुत बेकार सी बात है, सबको पता है, मुझे पता है। इसका मतलब क्या हो गया,
लकड़ी में तो करंट नहीं जाता है, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज होता है, दूसरी लकड़ी में करंट लग जाता है, जल जाती है लकड़ी। जलने का मतलब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा तभी, क्योंकि रेजिस्टेंस पढ़ाया है। रेजिस्टेंस आपने अभी मेरी क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन जूनियर क्लास में तो पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कि वो प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी धातु के अंदर, यानी कि अपोजिशन ऑफर्ड टू मूव अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज, अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज अगर मोशन करेगा तो उसको अपोजिट ढकेलेगा, नहीं जा सकते। अपोजिशन का क्या होता है, रगड़ होती है, रगड़ की क्या होती है, गर्माहट होती है, गर्माहट से क्या होती है, हीट होगी तो क्या होगा, आग लगेगी कि नहीं लगेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लकड़ी जल गई इसका मतलब करंट उसके अंदर फ्लो कर गया, अगर लकड़ी नहीं जलेगी तो इसका मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है। भैया समझ में आया कि चार्ज का मोशन होगा तभी रेजिस्टेंस होगा, जब रेजिस्टेंस होगा तो हीट होगी, जब हीट होगी तभी लकड़ी जलेगी, ऐसे नहीं जल जाएगी। समझ में आया। तभी जब बिजली गिरती है तो पेड़ जल जाता है, जब बिजली गिरती है तो, क्योंकि पेड़ क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज की जब उसके ऊपर चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो वो चार्ज को रोक नहीं पाता, तो उसके ऊपर जब चार्ज गुजरता है तो बहुत रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से बर्निंग हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो बर्निंग अगर है तो क्लियर है कि वहां कंडक्शन हुआ। समझ में आया। कंडक्शन तभी होगा जब आप, बर्निंग तभी होगी जब रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस तभी होगा जब चार्ज मोशन करेगा। चार्ज मोशन नहीं कर रहा होता तो कभी बर्निंग नहीं हो रही होती। अगर अभी 220 वोल्ट का यहाँ पर एक वायर लगा दे इस तरफ और एक तरफ, कभी भी ये जलेगा कभी नहीं जलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर 1 किलो वोल्ट लगा दे, जल जाएगा, जल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी एक क्षमता है उतनी देर तक ये चार्ज को रोक सकता है। ये लिखा हुआ है अप टू अ सर्टेन वैल्यू, उसके बाद ये इंसुलेटर की तरह काम नहीं करता। If the field exceeded this limiting value for dielectric strength, they lose their insulating property and begin। समझ में आया कि नहीं आया। आप समझ में आ रहा होगा कि कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे। फिर dielectric strength is defined as the maximum value of electric field that a dielectric can withstand without breakdown। यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। क्या इसकी मदद से आप डायमेंशन बना सकते हैं। अभी तो सिखाया था वोल्ट के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन चार्ज। जरा बताओ डायमेंशन क्या होगा इसका फटाक से। यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर मतलब सेपरेशन। ठीक, बनाओ जरा इसका डायमेंशन क्या होगा। अब तो याद कर लो यार, कितनी बार करोगे। पीछे वाले टॉपिक में एक चीज छूट गई मुझसे, जरा लिख लीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ऊपर लिख दें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कुछ होता नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ये आपने निकाला है फोर्स, है ना। फोर्स को डिवाइड कर दीजिए एरिया से तो आपका बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या बनाया है यार, वो बनाया है ना, उसको ए को हटा दो, डिवाइड करोगे तो ए हट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 a एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला छूट गया था, बाकी तो हो गया भैया सबका नोट। आगे बढ़ जाएं, चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट्रिक के बारे में, उससे क्या क्या होता है। इसमें दो प्रकार के डायरेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। देखो नॉन पोलर में क्या होता है, अगर एब्सेंस है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब जानते हो क्या होता है, एक ही जगह पर पाया जाएगा। अगर हम देखें एक चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज इसी के ऊपर है, दोनों का अगर सेंटर देखेंगे, सेंटर एक ही लाइन पर लाई करेगा, आपका क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक, आप देखो ध्यान से, इन दीज एटम और मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब जानते हो क्या होता है, ऐसा कोई भी फिगर जिसको बीच से काटो तो एक तरफ जैसा है वैसा ही दूसरी तरफ देखने को मिले। डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट। क्यों, क्योंकि चार्ज के बीच कोई दूरी नहीं है। जब सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा तो सेपरेशन होगा नहीं, सेपरेशन नहीं होगा तो देखो ये अंग्रेजी ज्यादा हो गया, एक प्लस क्यू होता है एक माइनस क्यू, इनके बीच की एक दूरी होती है। जब तक ये दूरी नहीं होगी तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जब कोइंसाइड कर जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। In the presence of external field, they acquire induced dipole moment। अब देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आते हो, पहले वो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आएगी तो एक के ऊपर रिपल्सिव होगा, एक तरफ अट्रैक्टिव होगा। अरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे हो जाएंगे। जब दूरी पे हो जाएंगे तो अब दोनों का चार्ज तो बराबर है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है। जैसे ही दूरी आएगी तो डाइपोल मोमेंट सेटअप हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर इक्वल और बराबर और विपरीत आपके नेचर के दो आवेश अगर उनके बीच कुछ दूरी है तो उनके बीच में एक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आवेश गुणे उनके बीच की सेपरेशन। तो अगर इनके बीच डी है तो Q इंटू डी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसकी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आएगी, क्योंकि इनका सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, उसके बाद क्या होगा, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वैसे ही उसका असर भी खत्म। ये चीज सीख लो, ठीक। इसमें क्या लिखा हुआ, एक वर्ड है ये इंड्यूस। इंड्यूस क्या होता है भैया, कितनी बार सिखाया है? इंड्यूस मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में कोई काम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तब आपका डाइपोल मोमेंट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड गई तो डाइपोल मोमेंट भी चला गया। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया। पोलर में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। इसका मतलब इसके पास पहले से ही कुछ दूरी होगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट के चांसेस हैं। आगे कह रहे हैं दिस एटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू एसिमेट्रिक, यानी कि ऐसा शेप है जिसमें अगर बीच से कट करोगे तो आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जो सिमेट्रिक ना हो। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, काटोगे तो जैसा इधर वैसा ही इधर, लेकिन एसिमेट्रिक होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ से ये ट्रायंगल, इधर आपका आधा हिस्सा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक। तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो एसिमेट्रिक की बात ये हो गई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब पहले से ही इनके पास खुद की डाइपोल मोमेंट होती है। क्यों? क्योंकि चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन होता है, ठीक। अगर डाइपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड, लेकिन जो ओरिएंटेशन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे मान लो कि एक पैर ऐसे है और दूसरा पैर ऐसे है, ठीक है। तो एक अगर ये माइनस क्यू है, ये क्या है बेटे, प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ये हो गया, और दूसरा अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन सही नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आती है तो ये ओरिएंटेशन क्या होता है, एक तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव के ऊपर अट्रैक्शन होता है और सारे पॉजिटिव पर रिपल्शन होता है, तो ऑटोमेटिक सारे क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं। समझ में आया? ये असर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल टेंड टू अलाइन। अलाइन का मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है और डाइपोल मोमेंट देखो सबका एक जैसे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये फायदा हो जाता है। फायदा ये होता है इसमें रैंडम टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सारे नेगेटिव को वो खींच करके सीधा कर देगी और पॉजिटिव को ढकेल करके उधर कर देगी। तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये टेढ़ा है तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये इसलिए नहीं आ रहा कुछ लोगों को क्योंकि आपने टॉर्क नहीं पढ़ा मुझसे। जब टॉर्क पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, ठीक है। तो वहां पर ये मैंने आपको दिखा दिया फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी इतनी बात मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव से ये क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। जब डाइपोल पढ़ना तो ठीक कर लेना। व्हाट इज पोलराइजेशन? द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। जो अभी मैंने ये प्रोसेस पढ़ाया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई और इसको सीधा कर दी, इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो अलाइनमेंट का प्रोसेस है, चाहे परमानेंट हो या फिर इंड्यूस्ड हो, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इतना नोट कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखोगे, नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक में लिखोगे नॉन पोलर, शॉर्ट नोट बता रहा हूं, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर और पोलर। शॉर्ट में इसका नॉन पोलर की प्रॉपर्टी लिखोगे कि इनके पास क्या होते हैं, सेंटर कोइंसाइड होते हैं और इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती। ठीक, दो लाइन लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी अ डाइपोल मोमेंट दैट इज इंड्यूस्ड। उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इस तरीके से खत्म हो गया। फिर इसकी शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे, यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और यहाँ पर सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज नॉट ओरिएंटेड। तो हम क्या करते हैं, ओरिएंटेशन विल बी सेम आफ्टर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 लाइन में ये भी आपका हो गया। फिर व्हाट इज पोलराइजेशन, चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ऐसे करके 1 लाइन में नोट्स बनाई जा सकती है। ठीक, और आपको अगर नहीं बनानी आती तो आप ऐसे बना लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी। चलिए अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।